नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देश पर सबसे महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं। और यह कक्षा तैयार की गई है आपका जो होम गार्ड का एग्जाम है 25, 26, 27 अप्रैल को, उसको देखते हुए। इसके सिलेबस में देखिए, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध स्पेसिफिक तरीके से टॉपिक मेंशन है, इसलिए यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। बाकी और भी जो एग्जाम अभी यूपी में लगे हैं, जैसे यूपी पुलिस का, उसमें भी देख लीजिए टॉपिक मेंशन है भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध। इसके बाद भूगोल जो है, हमारे लेखपाल की जो एग्जाम है, इसमें भी है भारत और विश्व का भूगोल। तो इसमें भी पड़ोसी देश के साथ संबंधों पर एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। बाकी अगर आप विस्तार से इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, पूरा कवरेज चाहते हैं, तो हमारी एक वीडियो इसी चैनल पर है, भारत और उसके पड़ोसी देश। इसको जाकर देखिएगा, आपको संपूर्ण समझ बनेगी और सारे फैक्ट उसमें कवर किए गए हैं। तो कहीं से भी एग्जाम में कुछ भी पूछेगा, इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस के रूप में 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फंसेंगे। बाकी विस्तार से आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेन ले लेते हैं। अच्छा, रही बात मेरी, तो मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, मैं दसनों साल एग्जाम की तैयारी किया हूँ और अभी तक दसनों इम्पोर्टेंट एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। तो मेरे पास जो अनुभव है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमसे जुड़े रहकर उस लाभ को उठा सकते हैं। भारत, पहला क्वेश्चन है, भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका उत्तर है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है भारत। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाएं, अगर चीन और पाकिस्तान जो ऑप्शन में दिए हैं, तो चीन के साथ 3488 और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस का संबंध किस पड़ोसी देश के साथ है? तो यह है मालदीव के साथ। मालदीव के साथ कैसे? 1988 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को विफल करने के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी थी, और जिसे ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता रहता है। भारत के लिए किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरी है? कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? तो आपको पता ही होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। यह रणनीतिक भौगोलिक स्थिति है, यह एक रणनीतिक भौगोलिक स्थिति है हमारी। तीस्ता नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन देशों के बीच है? तो आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल के रास्ते बंगाल में जाती है, बांग्लादेश में जाती है, जिसके जल बंटवारे को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहा है, और अभी तक इसका कोई ठोस अ, उपाय नहीं खोजा जा चुका है। 1950 की शांति और मैत्री संधि भारत ने किस देश के साथ की थी? 1950, तो 1950 वाली जो हुई है, वो नेपाल के साथ हुई है, शांति और मैत्री संधि। भारत और नेपाल के बीच 1950 में शांति और मैत्री संधि हुई थी, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक और खुले सीमा संबंधों का आधार है। जो हमारे बीच खुली सीमा है, वह इसी संधि के तहत है। मैकमोहन रेखा भारत और किन देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन रेखा का नाम आया तो चीन याद आना चाहिए। चीन के साथ है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा है, जो जिसे 1914 में शिमला समझौते के दौरान सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर निर्धारित किया गया था। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता एलबीए जिसको कहते हैं से संबंधित है? भारत बांग्लादेश, तो इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था? तो 100वां संशोधन, 100वां, याद रखना। 100वां संशोधन इसके लिए हुआ था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद को सुलझाने और क्षेत्रों के आदान प्रदान
के लिए किया गया था, कुछ क्षेत्र उसको दिए गए थे, कुछ इनक्लेव हमें मिले थे, ज्यादातर हमने उनको दिया था। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो ये जोड़ता है म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। यह परियोजना कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है, फिर नदी मार्ग के माध्यम से भारत के मिजोरम तक पहुंचती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल जल मार्ग से अपने पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचने का ये सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है। नहीं तो हम अपने देश से जब जाते हैं तो वो सिलीगुड़ी गलियारा, जो चिकन नेक जिसको कहते हैं, वही रास्ता है। बाकी हम अगर इधर बंगाल के खाड़ी से जाएं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यह परियोजना। रोटी बेटी का रिश्ता पारंपरिक रूप से भारत के किस देश के साथ संबंधों को दर्शाता है? तो रोटी बेटी का संबंध जो है हमारा नेपाल के साथ है। किसके साथ? नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी वैवाहिक और पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत हैं, जिसे रोटी बेटी का रास्ता भी कहते हैं। बाकी 10वां है श्रीलंका के साथ भारत की शक्ति सेना, जिसे IPKF भी कहते हैं, भेजने का समझौता किस वर्ष हुआ था? श्रीलंका के साथ भारत की शांति सेना भेजने का समझौता कब हुआ था? तो 1987 में, 87 में। और यह चीज राजीव गांधी के लिए बहुत नासूर साबित हुआ था। 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के तहत लिट्टे के विरुद्ध शांति स्थापित करने के लिए भारतीय शक्ति सेना IPKF श्रीलंका भेजी गई थी। इसी का मलाल लेकर उधर के लोगों ने इनकी हत्या का प्लान रचा था राजीव गांधी जी। सांगोली की संधि 1816 किन दो बच्चों के बीच हुई थी? 1816 की बात है, सांगोली की संधि तो ये हुई थी ब्रिटिश भारत और नेपाल। तब हमारे पास हम संप्रभु नहीं थे, हमारे पे ब्रिटिश राज्य का शासन था। तो ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच ये हुई थी सांगोली की संधि 1816। सांगोली की संधि 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हुई थी, जिसमें महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया था। महाकाली नदी। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्यों कहते हैं? भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्यों कहते हैं? यहाँ बहुत बिजली गिरती है, हिंसक तूफानों के कारण, यहाँ की पहाड़ियों के कारण, यहाँ की जल विद्युत परियोजनाओं के कारण। तो यहाँ हिंसक तूफानों के कारण इसको थंडर बोल्ट कहते हैं, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। बहुत हिंसक तूफान आते हैं यहाँ पे। भूटान को अपनी भौगोलिक स्थिति और वहां जाने वाले हिंसक तूफानों के कारण लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। पंचशील समझौता 1954, पंचशील समझौता जो 1954 का भारत और किस देश के बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौते की बात आए 1954 में, भारत और चीन। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्रों में व्यापार और संबंधों को लेकर पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि 1960 वाली किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की मध्यस्थता में की गई थी? तो सिंधु जल संधि जो हुई है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था मध्यस्थता की थी? तो याद रखिएगा, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने किया था मध्यस्थता, वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 15वां प्रश्न है, स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल का संबंध किस अवैध गतिविधि और क्षेत्र से? किस अवैध गतिविधि और क्षेत्र से स्वर्ण त्रिभुज का संबंध? तो यह है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस में ड्रग्स अफीम उत्पादन से। कौन से 3 देश हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। इन्हीं को स्वर्ण त्रिभुज कहते हैं। ड्रग्स में लाओस में ड्रग्स यानी अफीम उत्पादन से लेकर इनका संबंध जुड़ता है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के सीमावर्ती क्षेत्रों को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, जो अफीम उत्पादन और नशीले पदार्थों की तस्करी का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच 1966 में कौन सा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था? तो ये हुआ था ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे ताशकंद में और वहीं मृत्यु भी हो गई थी। 1965 के युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने सेनाओं को युद्ध पूर्व स्थिति में वापस ले जाने पर सहमति जताई।
वहां से जिंदा नहीं आ पाए। म्यांमार का पुराना नाम क्या था और यह भारत से कब अलग हुआ? म्यांमार पहले भारत का हिस्सा था और उसका नाम था बर्मा। क्या नाम था? बर्मा। बर्मा नाम था और 1937 में यह भारत से अलग हो गया। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। यह 1937 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और 1937 में इसे भारत से प्रशासनिक रूप से अलग कर दिया गया। श्रीलंका के संविधान का कौन सा संशोधन तमिल समुदाय को सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित है? श्रीलंका के संविधान का कौन सा संशोधन तमिल समुदाय को सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित है? तो ये 13वां संशोधन है, 13वां। श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन प्रांतीय परिषदों के माध्यम से तमिल अल्पसंख्यकों को स्वायत्तता देने का प्रावधान करता है, जिसका भारत हमेशा समर्थन करता है। भारत हमेशा जब बातचीत होती तो यही कहता है, भाई संशोधन 13वें संशोधन को लागू करिए हमें, ताकि तमिलों के साथ न्याय हो सके, तमिल लोग जो श्रीलंका में है। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में किस घटना के जवाब में पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था? तो ये चलाया गया था पुलवामा नहीं, पहलगाम हमला जो हुआ था 2025 में। ये पहलगाम हमला हुआ था 2025 में, उसी के लिए 2025 में पहलगाम बैसरना घाटी में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। अगला है कच्छ तीऊ द्वीप। कच्छ तीऊ द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? कच्छ तीऊ द्वीप को लेकर विवाद किन दो देशों के बीच बीच है? तो यह है भारत और श्रीलंका के। भारत और श्रीलंका को के लिए के बीच कच्छ तीऊ द्वीप को लेकर विवाद है। कच्छ तीऊ द्वीप पाक जलडमरू मध्य में स्थित है, जो भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के अधिकारों को लेकर विवाद विषय रहता है। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ जो लगती है हमारी 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ रखती है। कौन से वो हैं? भारत के 5 राज्य में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये पांचों देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, पांचों राज्य। अफगानिस्तान के साथ से भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये सबसे कम यही है, 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के साथ अपनी सबसे छोटी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, लद्दाख क्षेत्र में। लद्दाख क्षेत्र से लगा हुआ है ये 106 किलोमीटर। और वैसे माने तो ये भाग ज्यादातर पीओके में आता है। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती हैं? ये दोनों ट्रेनें हैं और ये दो देशों के बीच चलती हैं। तो कौन से दो देश हैं? वे है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। ये ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी और जनसंपर्क को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती या आंसू की बूंद क्यों कहते हैं? आंसू की बूंद की तरह लगता है ना, ऐसे टपकता हुआ, और हिंद महासागर का मोती भी दिखता है। ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ बारिश बहुत होती है, इसकी भौगोलिक आकृति के कारण, इसके इतिहास के कारण, इसके कीमती रत्नों के कारण। आप समझ गए होंगे, इसमें है इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण। श्रीलंका की भौगोलिक आकृति एक बूंद बूंद जैसी दिखती है, जिससे इसे टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया या हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। भारत और भूटान और भारत के बीच हालिया विवाद का केंद्र डोकलाम क्या है? डोकलाम क्या है? तो यह है एक त्रिक बिंदु है, ट्राई जंक्शन क्षेत्र है। डोकलाम जो है एक ट्राई जंक्शन क्षेत्र है। डोकलाम एक त्रिबिंदु क्षेत्र है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। 2017 में यहां भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ था। यहाँ तीनों देश की सीमाएं एक जगह पर, एक बिंदु पर मिलती हैं। काला पानी लिपुलेख विवाद भारत और किस देश के बीच में है? तो हमारे तो ऐसे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन नेपाल के साथ इस इन स्थानों को लेकर विवाद चल रहा है। उत्तराखंड के धारचूला क्षेत्र में स्थित काला पानी और लिपुलेख को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद है।
सिंधु जल संधि 1960 के तहत किन नदियों के पानी पर भारत का पूर्ण अधिकार है? पूर्ण नहीं, 80% पानी भारत उपयोग करता है। तो वो 3 नदियां कौन सी हैं वो बताना है आपको। तो इसमें है ये हमारा सही, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु के संधि के अनुसार पूर्व नदियां रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान के लिए है। सिस्टर सिटी समझौता किन शहरों के बीच प्रस्तावित है? सिस्टर सिटी समझौता किन शहरों के बीच प्रस्तावित है? तो ये है वाराणसी, काठमांडू, बोध गया, लुम्बिनी। समझ गए? वाराणसी और काठमांडू और बोध गया, लुम्बिनी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल ने वाराणसी, काठमांडू और बोध गया, लुम्बिनी और जनकपुर, अयोध्या के बीच सिस्टर सिटी समझौते किए हैं। जनकपुर अयोध्या कनेक्ट होते हैं सीता और राम से, और बोध गया, लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म और उनका ज्ञान प्राप्ति। ऐसे काशी विश्वनाथ और वहाँ का जो ज्ञान मंदिर का नाम है प्रजापति कुछ ऐसा करके है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको याद आ रहा हो तो। मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मालदीव की आधिकारिक भाषा धिवेही है, धिवेही। ठीक, मालदीव की आधिकारिक भाषा धिवेही है, जिस पर संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रभाव है। इससे पता चलता है वहाँ के लोग भी यहीं से इधर उधर से गए हुए होंगे किसी समय। मुक्त आवाजाही शासन भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा पर प्रचलित रहा है? मुक्त मुक्त आवाजाही शासन भारत के किस पड़ोसी देश के बीच प्रचलित रहा है? तो ये रहा है म्यांमार के साथ। भारत और म्यांमार की सीमा पर रहने वाले जनजातीय समुदायों के लिए एफएमआर लागू था, जिससे वे बिना वीजा के कुछ दूरी तक आवाजाही कर सकते थे। हालांकि सुरक्षा कारणों से अब इसमें बदलाव हो रहा है। सुरक्षा कारणों से अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का एकमात्र पड़ोसी है जो दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है? दक्षिण पूर्व एशिया, तो वो कौन सा है? बांग्लादेश है कि म्यांमार है कि श्रीलंका है कि चीन है? तो वो है अपना म्यांमार। म्यांमार भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है और भारत को आसियान देशों से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी द्वार है। ठीक, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है नेपाल की सबसे लंबी नदी, और वो है करनाली। कौन सी है? करनाली। करनाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ जो कोसी दिया है वो बिहार का शोक कहलाता है। अब देखो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। भारत चीन के बीच 2020 में हिंसक झड़प कहाँ हुई थी? 2020 में ये हुई थी हमारी गलवान घाटी। बहुत लंबा विवाद चला है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच गंभीर हिंसक झड़प हुई थी। संबंध बहुत खराब हो गए थे। अभी तो थोड़ा चलो ठीक भी है। चकमा शरणार्थियों का संबंध मूलतः किस देश से है? जो चकमा शरणार्थी हैं वह हैं जुड़े हुए बांग्लादेश से। किससे हैं? बांग्लादेश। चकमा और हाजोंग शरणार्थी मूल रूप से बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से आए थे। म्यांमार में 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ है वहां? तो सैन्य शासन, जिसको जुंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जुंटा, सैन्य शासन। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सैन्य शासन लागू कर दिया है। मैत्री सेतु किन दो देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाता है? तो ये हमारा बना है किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु है। फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु त्रिपुरा यानी भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क स्थापित करता है। रुपे कार्ड और स्थानीय मुद्रा में व्यापार का समझौता भारत ने हाल ही में
किसके साथ किया है? रुपे कार्ड के साथ, रुपे कार्ड और स्थानीय मुद्रा में व्यापार समझौता। तो ये हुआ है हमारा मालदीव के साथ। भारत ने मालदीव के साथ डिजिटल भुगतान और स्थानीय मुद्रा में व्यापार के लिए समझौता किया है। बफर स्टेट के रूप में भारत के कौन से दो पड़ोसी देश कार्य करते हैं? तो बफर स्टेट के रूप में काम करते हैं नेपाल और भूटान। ये दोनों भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम करते हैं। नेपाल और भूटान भारत और चीन जैसी दो बड़ी शक्तियों के बीच बफर स्टेट मध्यवर्ती राज्य की भूमिका निभाते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी जिसे कहते हैं, किस देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसे भारत सहायता दे रहा है? ग्रेटर माले, तो माले से आप कनेक्ट कर लिए होंगे मालदीव। माले से मालदीव, मालदीव की राजधानी माले को अन्य द्वीपों को जोड़ने के लिए भारत ने जीएमसीपी के लिए ऋण और अनुदान दिए हैं। पाकिस्तान की संसद का आधिकारिक नाम क्या है? पाकिस्तान में जो संसद है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मजलिस ए शुरा। क्या है? मजलिस ए शूरा। पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है। शोरा अफगानिस्तान की और जातीय संसद बांग्लादेश की है। जो शोरा है वह अफगानिस्तान की है और जातीय संसद बांग्लादेश की है। गुजराल सिद्धांत क्या है? गुजराल सिद्धांत पड़ोसियों पर हमला करने की नीति नहीं, छोटे पड़ोसियों को बिना किसी बदले की अपेक्षा एक तरफा मदद करना, ये है गुजराल सिद्धांत। बहुत पूछता है। गुजराल सिद्धांत का कहना ये था, इसमें ये बातें हुई थी कि भाई जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे हम बिना कोई अपेक्षा किए उनकी मदद करेंगे, ये नहीं कि वो कुछ देंगे तभी। आई के गुजराल द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा उदारता बरतने और विश्वास बहाली पर जोर देता है। बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमार सोनार बांग्ला जो लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक, आपको पता ही है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा है। जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है। मोर्चा, मोर्चा चक्रवात के दौरान म्यांमार की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जब मोर्चा या मोर था, जो भी कह लो, मोर्चा चक्रवात आया था तो वो म्यांमार की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो चलाया गया था ऑपरेशन करुणा। कौन सा? ऑपरेशन करुणा। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की मानवीय सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। श्रीलंका में स्थित हम्बन टोटा बंदरगाह वर्तमान में कितने वर्षों के लिए चीन को लीज पर दे दिया गया है? तो 99 साल के लिए, जो कि बहुत खतरनाक है हमारे लिए, हमारे रणनीतिक सामरिक हितों के लिए बहुत खतरनाक है। 99 साल के लिए हम्बन टोटा बंदरगाह को चीन ले लिया है लीज पर। भारी कर्ज के कारण श्रीलंका ने अपने रणनीतिक हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर दे दिया है। बड़ा दुखद है। नेपाल की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? संसदीय सीट नेपाल में, तो यह है 275। कितनी है? 275। नेपाल की प्रतिनिधि सभा जिसको संसद कहते हैं में 275 सीटें और बांग्लादेश में 350 सीटें। मैकमोहन लाइन किस वर्ष निर्धारित की गई थी? तो वो वर्ष बताना है, तो वो वर्ष था 1914। यह रेखा 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान निर्धारित की गई थी। पाकिस्तान के साथ भारत का कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध की बात आ जाए तो आपको याद रखना है 1999। 1999 में कारगिल सेक्टर में घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत के तहत भारत का कौन सा पड़ोसी देश गेटवे माना जाता है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कौन सा पड़ोसी गेटवे माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारा म्यांमार। म्यांमार गेटवे के रूप में माना जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए म्यांमार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी या गेटवे है। भारत चीन के बीच एल ए सी जिसको कहते हैं उसका पूर्ण रूप क्या है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको LAC कहते हैं। तो इसका पूर्ण रूप होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
वास्तविक नियंत्रण रेखा हिंदी में कहते हैं। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा यही है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित सलमा बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको अफगान भारत मैत्री बांध भी कहा जाता है। जो सलमा बांध है उसको अफगान भारत मैत्री बांध भी कहते हैं। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में हरिरुद्ध नदी पर निर्मित सलमा बांध को अफगान भारत मैत्री बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत और अफगानिस्तान के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। अफगानिस्तान के उस सड़क मार्ग का नाम क्या है जिसे भारत ने सामरिक कनेक्टिविटी के लिए विकसित किया? तो वह सड़क थी जरंज दिलाराम सड़क। जरंज दिलाराम सड़क। भारत ने अफगानिस्तान में जरंज दिलाराम सड़क का निर्माण किया है। यह सड़क चाबाहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करती है। म्यांमार यानी बर्मा को ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से किस वर्ष प्रशासनिक रूप से अलग किया गया था? तो ये हमें पता ही है, 1937 में। म्यांमार यानी बर्मा 1937 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, जिसके बाद इसे एक अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। अच्छा, भारत का वह कौन सा एकमात्र पड़ोसी देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा माना जाता है? तो वह है म्यांमार। साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है म्यांमार। म्यांमार भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है और भारत को आसियान देशों से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी द्वार है, इसलिए इसे गेटवे भी कहते हैं। स्वर्ण अर्धचंद्र जो गोल्डन क्रिसेंट जिसको कहते हैं, क्षेत्र में नशीले पदार्थों के उत्पादन के लिए कौन से 3 पड़ोसी देश संबंधित हैं? वे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो जो स्वर्ण अर्धचंद्र मिलता है ये इधर पश्चिमी पाकिस्तान में मिलता है, यानी पाकिस्तान के साइड। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को मिलाकर ये अर्धचंद्र की आकृति बनती है। और ट्रायंगल हम ऊपर देख लिए थे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये ट्रायंगल वाला है। स्वर्ण त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को सामूहिक रूप से गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है, जो अफीम उत्पादन के बड़े केंद्र है। अच्छा, 10 डिग्री चैनल किन 2 भूभागों को अलग करता है? तो ये करता है अंडमान निकोबार को निकोबार, अंडमान द्वीप को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय की। मालदीव और मिनिकॉय, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि भारत को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो ये करता है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। लक्षद्वीप है और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल गुजरता है 9 डिग्री चैनल। अच्छा, डिग्री चैनल जो ये कह रहे हैं डिग्री अक्षांश है, समझ लीजिए 9 डिग्री अक्षांश मुख्य लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। दक्कन पास अंडमान द्वीप समूह के किन 2 हिस्सों के बीच स्थित है? दक्कन पास जो है अंडमान द्वीप समूह के किन 2 हिस्सों के बीच में स्थित है? तो ये है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में पाया जाता है दक्कन पास। दक्कन पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। म्यांमार को कोको द्वीप भारत के किस हिस्से से सबसे निकट है? जो कोको द्वीप है, म्यांमार का कोको द्वीप भारत के किस हिस्से से सबसे निकट है? तो यह है उत्तरी अंडमान से। उत्तरी अंडमान से सबसे निकट पड़ता है कोको द्वीप। म्यांमार को कोको द्वीप भारत के उत्तरी अंडमान के सबसे निकट स्थित है और इनके बीच कोको जल संधि पाई जाती है, कोको स्ट्रेट। नेपाल की संसद का आधिकारिक नाम? नेपाल की संसद का जो आधिकारिक नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अच्छा नाम है, राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश की जो संसद है उसको जातीय संसद कहते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद।
चीन की संसद दुनिया की सबसे बड़ी संसद का क्या नाम है? ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, चीन की संसद, और उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। क्या नाम है? शोरा। भूटान की संसद का आधिकारिक नाम क्या है? तो भूटान की संसद का नाम है तसोगन तसोग तसोंगडू। तसोंगडू, थोड़ा अजीब है। तसोंगडू। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये तो हमें पता ही है। पाक जो जलडमरू मध्य मिलता है भारत और श्रीलंका के बीच में। तमिलनाडु भारत यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। ग्रैंड चैनल किसके मध्य है? जो ग्रैंड चैनल है वह किसके मध्य है? तो यह होता है हमारा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया। सुमात्रा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। या ग्रेट निकोबार भारत में, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच में ग्रैंड चैनल है। और अगर सूक्ष्मता से देखें तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। नेपाल का वह कौन सा मधेसी मुद्दा है जो भारत के साथ संबंधों में तनाव का कारण बना हुआ है? तो मधेसी का मुद्दा एक बहुत आप चर्चा सुने होंगे। तो ये जो है हमारा तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों के नागरिक अधिकारों से है। तराई क्षेत्र में जो है उनको थोड़ा नेपाल ऐसा मानता है कि वो इधर बिहार के लोग हैं, तो उनको नागरिक अधिकार कम देता है, इसलिए बहुत मुद्दा में रहता है। भारत अब इसका समर्थन करता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले मधेसी लोग भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। नेपाल के नए संविधान में उनके अधिकारों की उपेक्षा भारत के लिए एक चिंता का विषय रही है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्यों कहते हैं? तो हम देख लिए, हिंसक तूफानों के कारण। अच्छा, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे वहां की जीवन रेखा कहा जाता है? नेपाल की सबसे लंबी नदी जिसे वहां का जीवन रेखा कहा जाता है वह है इरावदी। कौन सी नदी? इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और इसे वहां की जीवन रेखा माना जाता है। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा जो है यह है श्रीलंका की। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कर्नाली किस देश की सबसे लंबी नदी है? कर्नाली। कर्नाली है नेपाल की। हेलमंद किस देश की सबसे लंबी नदी है? हेलमंद। हेलमंद जो है वह अफगानिस्तान की। हेलमंद अफगानिस्तान की सबसे लंबी महत्वपूर्ण नदी है। बाकी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वह कबड्डी है। क्या है? कबड्डी। हमारा क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? श्रीलंका की बात हो रही है, उसका राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है, तो शेर है, शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु और प्रतीक और पशु शेर है, जैसा कि उसके ध्वज में भी दिखता है। मारखोर सींग वाली बकरी किस देश की राष्ट्रीय पशु है? मारखोर, तो ये है पाकिस्तान की सींग वाली बकरी। म्यांमार में रोहिंग्या संकट का मुख्य कारण क्या है? म्यांमार में जो रोहिंग्या संकट है उसका मुख्य कारण है 1982 का नागरिकता कानून, जो उन्हें नागरिक नहीं मानता। अब आप कभी भी एक कानून लाकर कह दें कि ये ऐसे जो लोग हैं ये नागरिक नहीं होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा संकट ही होगा ना उत्पन्न। वो जाएं तो कहाँ जाएं, इधर उधर भाग रहे हैं, इंडिया में घुस रहे हैं। म्यांमार और रोहिंग्या संकट 1982 के नागरिकता कानून है, पारित किया गया था, जिसके तहत रोहिंग्या ये मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिमों को देश का नागरिक मानने से इनकार कर दिया गया, जिससे वो राज्य विहीन हो गए। अचानक उनके पता ही नहीं उनका देश क्या है। मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच किन दिन मनाया जाता है? किस दिन? तो ये मनाया जाता है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर
1971 को भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, इसलिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। सांगोलिक संधि जो 1816 के किन दो पक्षों के बीच हुई थी, तो ये हमारा ब्रिटिश भारत और नेपाल, ये भी हम देख ही चुके हैं, याद हो जाए इसके लिए आ जाता है। भारत और कौन सा राज्य बांग्लादेश में 3 ओर से घिरा हुआ है? ये त्रिपुरा है, ये पता ही है। 13वां संविधान संशोधन किन देश से संबंधित है और क्यों चर्चा में रहता है? तो 13वां क्यों चर्चा में रहता है आपको पता ही है, श्रीलंका से एक तो है ये, और तमिलों को सत्ता हस्तांतरण के लिए ये चर्चा में रहता है। कच्छ द्वीप जो है विवाद किन देशों के बीच है? ये भी पता है आपको, भारत और श्रीलंका। पाक जलडमरू में स्थित है। भारत श्रीलंका मछुआरे के अधिकारों के लेके विषय में रहता है। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में किस घटना की जवाब में शुरू किया गया था? तो ये पहलगाम जो हमला हुआ था उस पे, वैसरना घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में किस संस्था ने मध्यस्थता की थी? तो ये विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 के सिंधु जल संधि की मध्यस्थता की थी। भूटान का वह कौन सा क्षेत्र है जहां 2017 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध हुआ था? तो ये था डोकलाम। डोकलाम एक त्रिबिंदु है, 3 देशों की सीमाएं एक जगह मिलती हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये भी चलती हैं हमारी भारत और बांग्लादेश के बीच। ये ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने से संचालित की जाती हैं। पाकिस्तान के साथ भारत का ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? तो 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद हुआ था 66 में, सोवियत संघ की मध्यस्थता में हुआ था, याद रखना। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती क्यों कहते हैं? तो उसकी ये जो सुंदर भौगोलिक आकृति है और रणनीतिक स्थिति भी इसमें जिम्मेदार है, उसकी रणनीतिक स्थिति भी ऐसी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला मुख्य द्वार है म्यांमार, याद हो जाएगा आपको यहीं पे ही। जमीनी प्रवेश है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ये करते हैं 5 राज्य। आप देख लो एक क्रम से, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सिस्टर सिटी समझौता किन शहरों के बीच प्रस्तावित है? तो ये भी हमें पता है, याद कर लीजिए। वाराणसी, काठमांडू, जनकपुर, अयोध्या, ये इन शहरों के बीच है। बफर स्टेट शब्द का अर्थ क्या है और भारत के संबंध में कौन से देश में आते हैं? 2 बड़े शक्तिशाली देशों के बीच इससे छोटा देश जैसे नेपाल और भूटान। बफर स्टेट 2 बड़ी शक्तियों भारत और चीन के बीच स्थित छोटे मध्यवर्ती राज्य होते हैं जो संघर्ष की संभावना को कम करते हैं, जैसे नेपाल और भूटान। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? ये भी आपको अब तो पक्का याद हो गया होगा, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये आपको याद रखना है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जिसको कहते हैं, भारत विरोध क्यों करता है इसका? इसका विरोध करता है क्योंकि इसका एक हिस्सा CPEC जिसको कहते हैं, CPEC विवादित POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जिसको भारत अपना क्षेत्र मानता है और है भी, से गुजरता है। जो CPEC है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह जो बना रहा है वो POK से होकर गुजर रहा है, तो भारत फिर क्यों इसका साथ देगा? उसकी संप्रभुता की बात आ गई ना। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे भारत ने बनाया किस प्रांत में स्थित है? तो यह स्थित है हेरात में, हेरात। सलमा बांध, अफगान 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 भारत मैत्री बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में ही स्थित है।
भारत ने पाकिस्तान में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने यह कड़ा कदम उठाया। अच्छा, ये कथन कारण वाला है। ठीक है, यहाँ से ये कारण है। इसको अलग कर दें। तो ये भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस ले लिया, क्योंकि 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने यह कड़ा कदम उठाया। ठीक है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। ये सही है इसमें। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। पुलवामा हमले 2019 के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी आर्थिक नीति सख्त करते हुए एमएफएन दर्जा वापस ले लिया था। 97वां प्रश्न है, मैकमोहन का केस को किस समझौते के तहत निर्धारित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन हुआ था 1914 का। मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो धीवेही। धीवेही। इसमें जो प्राकृत और संस्कृत है, इसकी वजह से ये बार बार पूछता है। काला पानी लिपुलेख विवाद, ये हमेशा चर्चा में रहेगा और हल्का प्रश्न बना तो यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। भारत और नेपाल। अब 100वां प्रश्न, पंचशील के 5 सिद्धांत पर भारत और चीन ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 29 अप्रैल 1954 को। सी सही है इसमें। शांतिपूर्ण असहस्तित्व के 5 सिद्धांतों पंचशील पर भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था। दोस्तों, हम लोगों ने 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देख लिए हैं और इस पे विस्तार से कक्षा चाहिए तो उसका जो मैं शुरू में बताया था, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, इस पे बहुत विस्तार से सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको ये टॉपिक में यहाँ से फिर क्वेश्चन बना तो कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के रूप में है, फटाफट आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फ्री में आपको मिलती है। तो पीडीएफ का क्या काम होता है, जब एग्जाम का समय रहेगा तो ये 100 क्वेश्चन देखने में आपको केवल 5 मिनट लगेगा। आपके पास पीडीएफ है, फटाफट फटाफट आप एक बार वीडियो 2 बार वीडियो देखे ही, एक बार भी देख लेंगे तो बहुत है। और फिर जब एग्जाम का समय है, जब 2 दिन 1 दिन बचा है, तो उस पीडीएफ को फिर पढ़ते हैं। इतनी बड़ी वीडियो फिर नहीं देखने बैठेंगे। 5 से 10 मिनट में ये पीडीएफ आप खत्म कर देंगे और 100 के 100 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। आपके सब क्वेश्चन माइंड से निकल कर आपकी परीक्षा में मदद करेंगे, ताजा हो जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी। एक एक नंबर जुटाता है जो, वही एग्जाम क्रैक करता है। बाकी होम गार्ड के लिए हमारा लगभग आपके सिलेबस को आधे से ज़्यादा कवर कर दिया गया है टॉपिक वाइज। और आप करंट भाग भी हम लोग थीम वाइज करवा रहे हैं और इसमें भी आपके सिलेबस में जितने टॉपिक हैं उसको कवर कर रहे हैं। लगातार अभी आने वाली कक्षाएं आती रहेंगी। आप हमसे जुड़े रहिए और जुड़ने का मतलब है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो कोई भी वीडियो पड़ेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हमें काम करने की प्रेरणा या मोटिवेशन कैसे मिलता है, कभी सोचा है आपने? आप सोचते हैं आप लाइक क्यों करें, लेकिन जब आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए कि अच्छा लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें और अच्छा मटेरियल बनाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है। तो दोस्तों, दिल खोल के लाइक कमेंट किया करिए, इससे और लोगों का भला होता है, कल्याण होता है, उनको फ्री में मटेरियल मिल जाता है। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं किसी और कक्षा में। जय हिंद।